Hey guys, welcome back to my channel. This is प्रतीक्षा. So in this video हम बात करेंगे कि आगे जो आने वाले हमारे पास 3 या 4 मेन एग्जामिनेशन, उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर करें. तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे मेन एग्जामिनेशंस है, जैसे कि IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क एंड SBI क्लर्क. अभी फ़िलहाल तो ये 3 ही है और इसी के साथ साथ हमारे पास IDBI बैंक का एग्ज़ाम है, बट कहीं ना कहीं वो मेन एग्जामिनेशन लेवल से थोड़ा नीचे है. तो आई थिंक कि हम अगर मेन के लिए प्रिपेयर करें तो वो भी हमारा एक ही साथ प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. सो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा. जैसे हम एक हाई लेवल को अगर हम फोकस करेंगे, जैसे कि IBPS RRB PO एंड SBI क्लर्क, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम लेवल के ही आएंगे. मे भी हो सकता है कि SBI क्लर्क में आपको रीजनिंग पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं दोनों में लेवल सेम ही आएगा. और लास्ट ईयर देखें तो दोनों में ही GK थोड़ा टफ लेवल पे था. सो इसीलिए हम दोनों को सेम मानते हैं और इन दोनों के लिए अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो IBPS RRB क्लर्क के लिए भी हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा. तो अभी आज हो गया आपका 23 अगस्त, राइट. और हमारा जो एग्जामिनेशन होने वाला है फ़िलहाल तो 25 को है आपका. IBPS क्लर्क का है या फिर PO का है, एंड और एक 30 को है. तो अभी मुझे तो नहीं पता कि SBI कब होने वाला है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि 15-17 तक हो जाएगा. तो हम मान के चलते उतना ही डेट है हमारे पास. और आज के डेट से अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट अराउंड काइंड ऑफ 22 to 23 डेज, 25 डेज हमारे पास है. इन टोटल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मेन एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम है. तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजनिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मेन एग्जामिनेशन दिए हैं आज तक. लास्ट ईयर मैंने SBI क्लर्क मेन का दिया था, और मतलब दिस ईयर मैंने IBPS PO, देन आपका फिर दिया था मैंने IBPS क्लर्क और SBI PO का. तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे लेवल आता है. तो कहीं ना कहीं मुझे उन तीनों में ये देखने को मिला कि सबसे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मे बी मेरे लिए हो सकता है, वो रीजनिंग था. और कहीं ना कहीं रीजनिंग में सबसे कम मार्क्स मेरे आ रहे थे रीजनिंग सेक्शन में. ठीक है. तो उसी को मेरा प्राइम कंसर्न दिस टाइम रहेगा कि उसमें ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं, बट स्टिल मॉडरेट तो करके मैं आऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम बस कट ऑफ ही क्लियर हो रहे थे मेरे. ठीक है. और IBPS क्लर्क के तो मेरा रीजनिंग का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, एंड लेकिन जो फाइनल मार्क्स था वो ठीक ठाक थे, बट रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था. तो एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वो मेरे लिए कि मेरा जो रीजनिंग का कट ऑफ है वही क्लियर नहीं हुआ है. तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ. तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. सो गाइस, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में, मेरे मतलब पहले वीडियोस में बोला है गाइडली के बारे में, तो मैंने भी उसका एक बंडल PDF कोर्स परचेस किया है जो आपका 599 का होता है, ये वाला. तो मैं आपको एक इन शॉर्ट दिखा देती हूँ कि कैसे उनका प्रोसीजर वगैरह रहता है, ताकि इनकेस आपको डाउट हो कि मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं, आपका वो डाउट क्लियर हो जाए. ठीक है. सो वहाँ पे ना वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू पैकेज में जाते हैं. इसमें सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे पैकेजेस हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो SBI क्लर्क है और जो IBPS RRB PO है, उन दोनों को एक ही पैकेज में रखा है, क्योंकि उसका लेवल बराबर है. ठीक है. सो हम पहले उसी में चलते हैं. आप देख सकते हो बहुत अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल है. तो अभी हम चलते हैं IBPS RRB PO एंड SBI क्लर्क के लिए. ये बीच वाला देखिए. तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे, व्यू पैकेज में जाएंगे. ठीक है, कि कैसे उनका कोर्स का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सो उसी पे चलते हैं हम पहले. सॉरी फॉर द डेटा इज बिट स्लो. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 50 डेज़ का जो कोर्स होता है ना, वहाँ पे ये आपको पूरा बता देते हैं कि आपको डे 1 पे ये करना है, डे 50 पे ये करना है. ठीक है. सो यहाँ पे बहुत दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हो. और अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, आपका जो PDF कोर्सेज़ का वैलिडिटी है, वो आपका PDF हमेशा आपके पास रहेगा. ठीक है. सो आप वो कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मुझे इतने सारे बनाने हैं आज के, मतलब मान लो आज डे 1 है, तो मुझे इतने सारे यहाँ पे बनाने हैं. और रिलेटेड टू रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, GK और कंप्यूटर आर्नेस एज वेल. तो पूरा एक कवर कर लेती हूँ मैं एक दिन में सारा टॉपिक इसके वजह से. ठीक है. तो इसीलिए मैंने परचेस किया है, एंड आई रियली रिकमेंड कि आप इसे परचेस करो. और बहुत ही अफोर्डेबल है, 599 रुपीज़ है. उसके साथ अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हो, जो कि आपका PD12 है, उसके साथ आपको 12% का एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा.
सो आई थिंक कि आपको ये परचेस करनी चाहिए। एंड इसके लेवल ऑफ द क्वेश्चंस भी बहुत सही है गाइस। अगर आप बोलोगे तो मैं किसी दिन आपको कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखा दूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है। सो ठीक है, तो फिर यही मैं दिखाने वाली थी, आप लोग परचेस ज़रूर करना। और 50 दिन का कोर्स होता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास 30 डेज़ का मान के चलते हैं, तो 30 दिन का भी करते हैं तो बहुत सही है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड ये रक्षाबंधन स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, जिसमें से कि आपको सारे प्रोडक्ट्स में, सारे उनके कोर्सेज़ में, या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम आप मॉक टेस्ट वगैरह परचेस करना चाहते हो तो 50% का ऑफ़ है। उसके साथ एडिशनल 12% का डिस्काउंट है मेरे कोड पे। तो हरी अप गाइस, ये बस आज के लिए अवेलेबल है शायद, आज या फिर कल के लिए। सो प्लीज़ हरी अप। एंड बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो रीजनिंग मुझे थोड़ा टफ लगता है, एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोगों में, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को भी वैसा ही लगता होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बट जिनका भी रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, जो नहीं कर पाते मेन एग्जामिनेशन में, उनके लिए बता रही हूँ। मिनिमम 1 या 2 पजल हम डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम 2, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो टाइम चला जाएगा। क्योंकि प्री लेवल तो हो ही नहीं कि 5-10 मिनट में हो जाएगा। आपको एक 45-40 मिनट्स का टाइम लग जाएगा एक अच्छा लेवल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसके लिए हम पहले तो एक पजल सॉल्व करेंगे डेली के बेसिस पे, ठीक है, आपका रीजनिंग के लिए, रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए। उसी के साथ साथ जिसने भी मेन एग्जामिनेशन दिया है उसको पता होगा कि क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है मेन एग्जाम में। और कहीं ना कहीं IBPS VO में लास्ट टाइम 17-18 मार्क के आपके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आए थे। क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, जो आपका स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपका जितने भी सारे होते हैं वैसे वाले, जो कि मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। मेरा जो भी आंसर मैं क्लिक करती हूँ वो गलत ही होता है। मे बी मैंने उसका कॉन्सेप्ट आज तक समझा ही नहीं हो, तो हो सकता है कि वो भी किसी का स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है ये। तो इसके लिए उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे, हो सके तो उससे में मतलब जो आपके स्टेटमेंट्स एंड कॉजेस वाले या फिर इफेक्ट एंड जो भी है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चंस करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका रीजनिंग के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास टॉपिक है रीजनिंग के, जैसे कि आपके सिलोगिज्म या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनपुट आउटपुट, बहुत सारे टॉपिक है जो कि मेन एग्जामिनेशन में एक अच्छे खासे मतलब वेटेज रखते हैं। तो उसके लिए हम जो अपना मॉक टेस्ट देंगे ना, उसमें से वो कवर अप हो जाएगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट पजल्स देना होगा क्योंकि पजल्स आपका बहुत रखता है वेटेज कहीं ना कहीं, तो इसीलिए उस पर हमको फोकस करना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया रीजनिंग का। तो उसके बाद हम आते हैं क्वांट सेक्शन के लिए। क्वांट के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है DI पे और अरिथमेटिक पे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो DI भी आपका अरिथमेटिक बेस से आता है, मतलब आपके जो 3 बेसिक्स होते हैं जो कि परसेंटेज, रेशियो एंड आपका एवरेज, उसमें से DI तो बनते ही है। उसके अलावा जो DI बनते हैं वो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक के एक पर्टिकुलर चैप्टर पे बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क रिलेटेड होते हैं। वो पूरा DI ही आपका टाइम एंड वर्क रिलेटेड होता है। या फिर आप मेंसुरेशन ले लो, वो कम्प्लीटली DI आपका एरिया बेस्ड होता है या फिर वॉल्यूम बेस्ड होता है, कुछ मतलब वो पूरा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अरिथमेटिक वाले पार्ट को स्किप कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हाई लेवल DI सॉल्व करेंगे, 1 या फिर 2 मैक्सिमम। सोर्सेस आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे बताया मैंने आपको गाइड ली, आप उसमें से भी सोर्सेस फॉलो कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से भी आप सोर्सेस ले सकते हो, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस ले सकते हो। तो DI के लिए हमको 1-1 DI या फिर 2 DI सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे। उसी के साथ साथ आपका ऑलरेडी बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होगा अरिथमेटिक का, और आप जो मॉक दोगे ना उसमें से आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे अरिथमेटिक के, तो वो भी करते रहिएगा साथ में। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने देखा अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन आपका सही होता है ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं डुएबल क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस इतना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है और हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस एक दिन में रीजनिंग और मैथ्स ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और भी 3 टॉपिक है जो कि हमको कवर करना है डेली बेसिस पे। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी कि मैथ्स के लिए आप 1 DI या फिर 2 DI हाई लेवल DI मतलब अटेंड करना। उसी के साथ साथ आपने जो ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दोगे ना आप मॉक टेस्ट, उसके बारे में बताऊँगी मैं, उसमें से आप सारे प्रैक्टिस करना, उतना ही काफ़ी होगा आई थिंक एग्ज़ाम के लिए।
तो मूविंग फॉरवर्ड टू द कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि एसबीआई क्लर्क में तो नहीं आएगा बट आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में एंड आरआरबी पीओ में आएगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो, मैंने आज तक आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेन या फिर क्लर्क का मेन नहीं दिया है, बट बहुत सुना है उस बारे में। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो भी आपको मिलेंगे बाहर, मतलब इनकेस कोई भी, जैसे कि गाइडली का हो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स का हो, आपको अगर एमसीक्यू फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आप वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, एक दिन में 25-30 बस एमसीक्यूज कहीं से अरेंज करके दो एंड यू विल बी गुड टू गो। तो उसके बाद आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब उन लोगों के लिए जिन लोगों का इंग्लिश में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो भगवान भरोसे नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इंग्लिश का एक पैटर्न कुछ नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैथ्स का एरिथमेटिक मिल जाता है या फिर आपको रीजनिंग में पजल्स मिल जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आरसी के ऊपर बेस्ड आते हैं, मतलब एक आपका आरसी होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। बट ये इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसका स्ट्रॉन्ग है वो कर लेता है, वो कहीं ना कहीं अच्छा कर, मतलब क्लर्क में तो बच्चे 30 एबव 35 एबव रख लेते हैं, ठीक है। बट जिनका अच्छा नहीं है उनको मिनिमम ट्राई तो करना ही चाहिए, जैसे कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए कुछ मतलब ऐसा एक शॉर्टकट उसके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना कि आरसी सॉल्व करना डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे एक आरसी सॉल्व करना। उसके साथ द हिंदू, पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल ही आप पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे कभी कभी आ जाते हैं और फॉरेन न्यूज़पेपर से भी आते हैं, लेकिन हमारे पास उतने सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। तो इसीलिए हम द हिंदू से आर्टिकल आप पढ़ना, ठीक है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है ना वो बहुत सारी चीज़ें रिपीट करता है, बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं उसको रिपीट करता है वो। तो अगर आप डेली आरसी या फिर डेली जो एडिटोरियल पार्ट है उसको पढ़ोगे तो आपको भी वो जो वर्ड है पर्टिकुलर वो भी हर डेली बेसिस पे आपको दिखने लगेगा एंड आपको याद होता जाएगा। क्योंकि वैसे अगर हम वोकैब की बुक लेके बैठेंगे वोकैब पढ़ने के लिए ना, तो बहुत सारे वोकैब हमको याद नहीं रहेंगे। तो अगर हम उसे डेली के हमारे जो भी एक डेली जो चीज़ें उसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो हमको वो याद है, रिकॉल होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठता जाता है वो। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, जैसे बताया, एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्लासेस फॉलो करने होंगे, जो कि आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। सुबह 7 से 6 बजे के सुबह मतलब पूरा 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8-9 बजे तक चलता है बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छा है, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो उससे तो वो बेटर ही है ना। अगर आप खुद से सही से पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आरसी से ना बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उसका लिंक भी दे दूँगी, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आरसी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगी। आरसी अगर आप सॉल्व करते हैं या फिर एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको कंपलसरी करना है पर डे एक आरसी आपको सॉल्व करनी है, कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। सोर्सेज में जैसे बताया, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्सेज तो नहीं बताऊँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी मतलब चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि सोच लेते हैं कि यार ये तो मेरे पास ये तो अच्छा नहीं है तो मैं और एक परचेस कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो इसीलिए कोई भी सोर्सेस हो उससे आप एक आरसी करना और उसके साथ साथ द हिंदू का स्पेशली एडिटोरियल पढ़ना। द हिंदू तो वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते ही रहते हैं, इनकेस नहीं है द हिंदू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके एडिटोरियल सेक्शन में जाकर एडिटोरियल पढ़ सकते हो। तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें आपके जो सुधरेंगी, वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। तो वो कैसे आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में, जैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हो ना, मतलब देखते हो, तो आपको ना जैसे क्वेश्चन आप देख लिए, आपको बस ये सर्च करना है कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है, वो पर्टिकुलर लाइन कहाँ पे है, तो वो आपकी रीडिंग स्किल से इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है, मान लो कि वो एक पैराग्राफ के पूरा नीचे है, तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जस्ट हैव टू मतलब आपको ग्लांस बस उसे देखते जाना है कि वो सारे कीवर्ड्स कहाँ पे हैं मेरे, वो जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे वो सारे कहाँ पे हैं, बस आपको मिल जाता है। ये आपको रीडिंग स्किल्स से पता चलती है, ठीक है। ये 25 दिन में नहीं होने वाला है, बट यू कैन ट्राई। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब जो लोग बहुत पहले से रीडिंग कर रहे हैं वो
मतलब वो लोग ये हैबिट ऑलरेडी डेवलप कर चुके होंगे, ठीक है। बट स्टिल वी कैन ट्राई, हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई वे आउट तो है ही नहीं, तो यही करना होगा हमको, ठीक है। तो हम पहले वो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आप जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो कैप दिया होता है आरसी में, उसके सिनोनिम या फिर एंटोनिम बताना होता है। तो आप अगर डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ते हो तो हो सकता है कि उसमें से कुछ वर्ड आपके मतलब दिमाग में हो, तो आप बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के, वो वर्ड का यूसेज देख के बता सकते हो कि वो सेंटेंस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। उस हिसाब से आपको वो जो 4 वर्ड मिले होंगे ना, उसके मतलब मीनिंग फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो 4 जिसको आता है वही सही करता है, जिसका अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब जो अच्छे से समझ लेता है पैराग्राफ को, वो भी वो आंसर कर सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद आपका जैसे हम बताया कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको वही पता चलता है, ठीक है। बहुत सारे जब सेंटेंसेस पढ़ते जाओगे ना, यू विल गेट टू नो कि ऐसे फॉर्म हो सकता है, आप खुद से भी वैसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो एक थर्ड है। और एक आपका जो रिटेन, जो मतलब जैसे कि मैं भी रिटेन नहीं कर पाती थी। व्हाट इज़ रिटेन बेसिकली, ये मैंने किसी मैम से सीखा था यूट्यूब पे ही, एंड मुझे अच्छा लगा था। एग्जाम सेंटरिंग के जो मैम पढ़ाते हैं ना, उनसे मैंने सीखा था ये बेसिकली। तो उन्होंने बताया था कि जैसे हम पढ़ लेते हैं, जो हम लास्ट में पहुंचते हैं तो ऊपर वाले सारे जो पार्ट्स होते हैं हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो और आप सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, जैसे कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो, फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हो जो पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप वर्ड सर्च करके लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। जो भी आप पहले पढ़ा हुआ है ऊपर, वो भी आपको जब लास्ट तक पहुँचोगे याद होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो आर से सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पैसेजेस ही आते हैं या फिर टोन ऑफ द पैसेज आता है, वो सारे एवरीथिंग रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जिसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी होगी तो आपको थीम समझ में आएगा, एंड आप बता पाओगे कि क्या क्या आपका जो पैसेज का थीम है वो क्या है, टोन क्या है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश के लिए। उसके बाद हम जीके पे चलते हैं। जीके के लिए बहुत बार हर कोई बोलता है 6 महीने का करंट अफेयर इज़ इनफ, एंड आई ऑल्सो विल से द सेम, बिकॉज उसके एक्स्ट्रा हम ज़्यादा टाइम भी नहीं है पढ़ने को। लेकिन आई वुड से कि IDBI के लिए अभी के 3-4 महीने एंड आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी एग्जाम्स के लिए आप 6 महीने का पढ़ लो या फिर 7 महीने का भी पढ़ सकते हो। और बैंकिंग फाइनेंशियल तो आता ही है, बट नॉट लाइक IDBI, उसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। फिर ये हो गया आपका। उसके बाद आपका स्टैटिक पार्ट में जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, जितने हमारे चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स हैं, और फिर उसके बाद आपके उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, फिर उसके बाद आपका जो एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद कंट्री, करेंसी, कैपिटल, ये वाला अगर याद रख तो बहुत सही बात है। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। फिर उसके बाद जो डैम, जो हमारे कितने सारे डैम्स है इंडिया में, फिर उसके बाद जो आपके रिवर बैंक सिटीज़ है वो उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका क्लर्क में तो आएगा ही, क्योंकि 50 मार्क का रहता है, क्या क्वेश्चन डालेंगे उसमें से, वो मिनिमम एक 10 मार्क का तो स्टैटिक ही डालते हैं वो, तो वो। फिर उसके बाद आपका डांस फॉर्म्स, उसके बाद आपका आता है क्या, नेशनल पार्क्स वगैरह, वो ये सब कुछ स्टैटिक पार्ट है जिसमें के क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो कि आपका स्टैटिक बैंकिंग वगैरह है, उसमें से वैसे नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट फ्यूचर में अगर आप कर लेते हो मेन एग्जामिनेशन, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे आपके टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, किसी को भी फॉलो कर लो, किसी को भी आपको जो पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया ब्रीफ। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको अपना रूटीन बना देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने जो मैंने जो गाइड का PDF कोर्सेस मैंने लिया है 599 वाला, वो जैसे आपको बताया मैंने डे वाइज उनका होता है, तो पर डे जो मुझे टारगेट मिला है वो पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसमें से मेरा क्या क्या हो जाएगा, जो मैंने टारगेट किया था 1 या फिर 2 DI पर डे, या फिर 1 या फिर 2 पजल्स पर डे, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरा जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो अल्टरनेटिव डे पे मॉक के लिए होगा, एंड मॉक कोई भी ले सकते हो गाइस, मतलब आपको कोई ऐसा ज़बरदस्त नहीं कि यही लो नहीं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
तो वो आप करना। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको मॉक्स को एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि रीजनिंग में 60 मार्क्स आता है तो कहीं ना कहीं 22 मैक्सिमम पहुंच पाते, बाकी 40 तो नहीं आता है ना, मतलब नहीं कर पाते। उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है। जितना भी टाइम लग रहा है पूरा पेपर एक बार सॉल्व करो, ठीक है। बेसिकली मैथ्स एंड रीजनिंग, बिकॉज उसके बाद जीके तो बस हमको रट्टा ही मारना होता है। जो भी रट्टा मारने में स्ट्रांग है उनका तो आराम से होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग पूरा अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो है वो है करंट अफेयर, जो कि बहुत रिलेवेंट, मतलब आपका एक्चुअली में एक अच्छा सोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे बताया मैंने आपको कि रिलेवेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना कि मैक्सिमम 2 ही मतलब चीज़ों को फॉलो करो, 2 सोर्सेज को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हर कोई एक फॉलो करे तो आप भी करना ज़रूरी है, दैट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्योंकि हर साल लेवल अलग होता है, ठीक है। मतलब इस बार मे भी बहुत डीपली पूछ लिया, इस बार बस ऊपर से चला गया, तो यू नेवर नो, ठीक है। तो इसीलिए कोई मतलब एक ऐसा सोर्स पढ़ो जो कि लाइक बहुत ही ईजी सोर्स हो, एंड थोड़ा जो एक डीपली कवर करता हो वैसा कोई सोर्स पढ़ो। कोई भी सोर्स पढ़ो, लेकिन बस 2 मैक्सिमम करो, उससे ज़्यादा करोगे तो आप ही मतलब कन्फ्यूज़न, मतलब आपका कन्फ्यूज़ रहोगे आप कि मतलब कौन सा पढ़ूँ अभी, क्या करूँ, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आई वुड से कि बस जो भी फॉलो कर रहे हो 2 सोर्सेज फॉलो करो, ज़्यादा मत फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद जो आता है मैंने बताया एक आरसी और एक एडिटोरियल। तो आई थिंक ये अगर आप एक दिन में करते हो, आपका पूरा 8 से 9 घंटे लगेगा पूरा ख़त्म होने पे, 10 घंटे लगेंगे पूरा ख़त्म होने में, एंड दैट विल बी इनफ, ठीक है। सो आई थिंक मैं भी यही करने वाली हूँ, एंड आप लोग भी यही करना, एंड लेट मी नो कि आपका फ़ायदा हो रहा है नहीं, या फिर और अगर आप चाहते हो, एंड आई वुड से कि मैंने भी परचेज़ किया है 599 वाला गाइडली का वो वाला बैग परचेज़ करके देखा है, जो सस्ता थोड़ा है, वो भी परचेज़ करके देखो, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगेगा वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इनकेस कुछ लिंक वगैरह स्पेसिफिक कुछ लिंक चाहिए हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID गाइज, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो आप। एंड और कुछ नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। अभी थोड़े मेरे डाउन चल रहे सब्सक्राइबर, मे बी आई एम नॉट रेगुलर, सो इसीलिए मैं आज से रेगुलर वीडियो डालूंगी। अगर कुछ भी टॉपिक मेरे पास बचेगा नहीं तो मेरे अपना जो मॉक टेस्ट दूंगी ना उसके स्कोर्स अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन।